Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last lecture we discussed about the concept of de Broglie and now we will discuss about the concept of Heisenberg. But before study the Heisenberg concept, firstly we will discuss about some relation also. And the first relation is relation between the kinetic energy and lambda. And that lambda represent the wavelength. You know that. So you know that kinetic energy is equal to half mv square. You know that. And the अगर हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है तो वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड द वी अंडर रूट लेने के बाद वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम. And you know that according to de Broglie equation that is compiled with the help of a two equations. First is Planck quantum theory and the second one is Einstein equation. After compiling these two equations, we get the de Broglie equation, that is lambda is equal to h upon mv and v is equal to under root 2 kinetic energy upon m. So put the value of v in this equation. लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. और v की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, यू नो दैट यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते ही m को हम क्या लिख सकते हैं? m को लिख सकते हैं रूट m इंटू रूट m. तो एक रूट m से एक रूट m कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास. ठीक है, तो अब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन का मास गिवन हो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको फिक्स होती है तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. और आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होनी चाहिए उस पार्टिकल की. लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात होगी तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की गिवन होगी. यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्डा. फाइन. We will discuss derivation of Bohr postulate of quantization of angular momentum from the de Broglie relationship. So आपको पता है de Broglie का रिलेशन क्या है? lambda is equal to h upon mv. ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. एंड यू नो दैट व्हेन द ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट है और जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मूव कर रहे हैं? वेव फॉर्म में मूव कर रहे हैं. क्रस्ट ट्रफ. और जब क्रस्ट एंड ट्रफ आपस में मीट हो रही है प्रॉपर तरीके से तो वो है वेव इन फेज. और अगर क्रस्ट और ट्रफ आपस में मीट नहीं हो रही तो ये है वेव आउट फेज कंडीशन. ठीक है, और अगर मैं बात करूं वेव इन फेज कंडीशन की तो जो सर्कमफ्रेंस होता है तो वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू NH. एंड यू नो दैट लैम्डा एन लैम्डा क्या है? लैम्डा है h अपॉन mv. लैम्डा की जगह हमने वैल्यू पुट करी h अपॉन mv को हम यहाँ शिफ्ट करें, 2 पाई को नीचे शिफ्ट करें तो mvr इक्वल टू क्या आ जाता है? NH अपॉन 2 पाई. और ये आपको रिलेशन पहले से ऑलरेडी देखा हुआ लग रहा है क्योंकि ये रिलेशन हमने बोहर्स के पोस्टुलेट में थर्ड रिलेशन था. ये थर्ड पोस्टुलेट था हमारा बोहर्स थ्योरी का. ये व्हाट इज this? Only those orbit are permitted around the nucleus whose angular momentum of electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi. This is the postulate of Bohr's theory. और हमने ये डिराइव किसकी हेल्प से किया? ये हमने डी ब्रोगली के रिलेशन की हेल्प से, हमने इसको डिराइव किया है. देखो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में घूम रहे हैं और अगर वो इन फेज है मतलब क्रस्ट ट्रफ से मीट कर रही है, प्रॉपर तरीके से आपस में क्रस्ट ट्रफ मीट हो रहे हैं, आउट फेज नहीं जा रहे हैं, इन फेज कंडीशन में, उस कंडीशन में जो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? एन लैम्डा के इक्वल होता है. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल टू एन. और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है लैम्डा की वैल्यू. और लैम्डा की वैल्यू क्या है? h अपॉन mv को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 पाई को नीचे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास रिलेशन निकल के आता है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 pi. So this is the postulate of Bohr's theory. And now we will discuss about the Heisenberg uncertainty principle. Now we will discuss about the Heisenberg uncertainty principle concept, and this concept explained by the Heisenberg in the 1927. Uncertainty word represent the not fixed condition. So to explain this concept, firstly we will take a microscopic particle. That microscopic particle is called electron. An electron is a very small particle, you know that. And when the electron revolve around the nucleus, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है बेटा तो उसकी क्या होती है? एक पोजीशन भी अगर हम चाहे तो अगर हम बात करें, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हैव सम पोजीशन आल्सो एंड सम वेलोसिटी आल्सो. वो वेलोसिटी आल्सो रिप्रेजेंट द मोमेंटम बिकॉज यू नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू p इंटू mv.
ठीक है, तो वेलोसिटी मास और मास तो होता ही उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ, तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, यू नो दैट। अगेन आई विल रिपीट द हिजेनबर्ग जो कंसेप्ट था वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, वो ये बताना चाहते थे जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे हैव ए पोजीशन एंड वेलोसिटी, और वी कैन से दैट मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑल्सो। So according to him, it is not possible, yeah, we can say that it is impossible to measure the simultaneously the position and the momentum of a microscopic particle with the absolute accuracy। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता। when the microscopic particle revolve around the nucleus, तब उसकी पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को एक साथ पता लगाना इम्पॉसिबल है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हिजेनबर्ग गिव a mathematical expression for this, delta x represent the change in position, delta p represent the change in momentum, and equal to or greater than h upon 4 pi। h represent the Planck's constant, as you know that very well, ठीक है। तो this is the relation of the Heisenberg uncertainty principle। and बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बात बता रखी है मैंने कि जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं बात करूं पी की, पी इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मास इनटू वेलोसिटी, और चेंज किसमें आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उसके मास में चेंज नहीं आता, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, पी की जगह डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो करेंगे डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल करते समय हम ये फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका यूज करेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट को अगर मैं और आपको थोड़े अच्छे से फिजिकल वे में समझाना चाहूँ तो मैं इतना बता सकती हूँ बेटा कि अगर सपोज मैंने क्या ले लिया, ये एक न्यूक्लियस ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैं यहाँ एक रेडिएशन डाल रही हूँ, यहाँ मैंने एक माइक्रोस्कोप लगाया है इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ये मैंने एक इंसिडेंट फोटोन डाला है, लाइट डाली है इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के लिए, फोटोन, और यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगाया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जैसे ही रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये होती है, इस तरह से घूमना चाहिए वो, है ना। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी पता लगाने लगोगे तो अगर आपकी पोजीशन पता लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअल पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है, वहां आपको उसी एरिया में, उसी ऑर्बिट में, फिक्स पोजीशन में नजर नहीं आता व्हेन वी पुट सम रेडिएशन अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप पता लगाना चलेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी पता लगाना लगेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with the absolute accuracy when the microscopic particle revolve around the nucleus। तो ये चीज ऑब्जर्व करके देखी गई। एंड दिस इज द रिलेशन, अगेन आई विल रिपीट, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पी रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा वी greater than or equal to h is the Planck's constant upon 4 pi। So this is the relation of Heisenberg uncertainty principle। Now we will do some numerical on the basis of Heisenberg uncertainty principle। Numerical is calculate the uncertainty। Uncertainty हमें calculate करनी है in the velocity। Velocity के केस में of wagon that mass is 2000 kg whose position is plus minus 10। and you know that the formula related to the position concept मैंने अभी बताया आपको, तो उससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फाइन, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा पोजीशन की, प्लस माइनस 10, मतलब नॉट फिक्स, तो 10 ले सकते हैं। एम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2000 kg, डेल्टा वी किसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑलरेडी बता रखा है। 4 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया बेटा, या नीचे ले जाइए इसको, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू में 10, ये नीचे आएगा, शिफ्ट होगा, इंटू में 2000। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी हेयर एंड मस्ट कैलकुलेट दिस। इसे कैलकुलेट करिए, लगभग आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻14 नियर अबाउट,
ठीक है, तो आपके यहाँ पर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो समझ आया आपको? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, किसकी अनसर्टेनिटी निकालनी? अनसर्टेनिटी में अगेन आई विल रिपीट, नॉट फिक्स वैल्यू। तो यही तो हमें बताया था हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट ने कि आप एक न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप उसकी पोजीशन को पता लगाना चाहते हो, तो जैसे ही आप रेडिएशंस डालोगे, जैसे आप उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पाथ होता है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन उस पाथ से आगे या पीछे की तरफ निकल जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप उसकी पोजीशन पता लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, एक साथ, with the absolute accuracy. This is not possible according to Heisenberg, and this is the relation. Again I will repeat, delta x into m delta v upon equal to h upon 4 pi. You know that position आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर 10 दी है, मास आपको उस वैगॉन का कितना दिया है, 2000 दिया है, पाई की वैल्यू आपकी फिक्स है, एच की वैल्यू आपकी फिक्स है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी मतलब नॉट फिक्स, चेंज इन वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी principal concept. Okay, so we'll discuss about the quantum mechanical model of an atom. तो you know that बेटा, फर्स्टली आपने जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोहर्स की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ा रिलेटेड टू एटम, उसके अंदर आपने डी ब्रोगली और हिजेनबर्ग का कंसेप्ट पढ़ा। बट जो हिजेनबर्ग का और डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट से भी बेटर कंसेप्ट हमारा आया रिलेटेड टू एटम और द मॉडल ऑफ एटम। दैट मॉडल एक्सप्लेन बाय the scientist, the name of the scientist called Schrödinger. This is called Erwin Schrödinger. This concept explained by the Schrödinger on the basis of the electrons, and when the electrons revolve around the nucleus, then electrons, you know that revolving around the nucleus in the wave form, that wave concept explained by the Bohrs, that electrons always revolve around the nucleus in the form of a wave. And then the Heisenberg explained that the position and velocity of electron is not easily identified with the absolute accuracy simultaneously. Then these concept overcome with the help of these concept, ये जो कुछ concepts थे, इनकी जो कुछ limitations बनी, उनको overcome करने के लिए आया हमारा this concept. This concept is called quantum mechanical model of an atom. This is also a modern concept of atom that is explained by the Schrödinger. The name of the scientist is Erwin Schrödinger. So according to Schrödinger, he take a symbol that is psi, and psi represent the wave. Psi represent the wave, and you know that electron evolve around the nucleus in the form of wave, and the psi symbol represent the wave, and it is also called wave function of electron. इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का wave function. ठीक है, तो it is represent the wave function of electron, and the wave has 3 direction and the 3 coordinate when they are revolving around the nucleus. जो wave होती है उसकी 3 तो डायरेक्शन होती है, x y z, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वही हमारे x y z. तो wave around the nucleus has a 3 direction, means has 3 coordinates x y z. So according to this concept, Schrödinger take the psi with respect to the 3 coordinates. उसने एक इक्वेशन दी, that equation is d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square d 8 plus 8 pi square m upon h square e minus v. V represent the here capital V. This represent the potential energy psi equal to 0. This equation here the psi it is a second differentiation equation, and the psi with respect to x, here the psi with respect to coordinate y, here the psi with respect to a coordinate z. So you know that the psi represent the wave function. तो wave function, wave का कंसेप्ट हमें समझाया था बोहर्स के कंसेप्ट ने कि वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन फिक्स ऑर्बिट, एंड नाउ द स्क्रोंजर टेक द साई. स्क्रोंजर ने क्या किया, इसी सिंबल को पहले तो उसने डिजाइन किया कि साई वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और उस सिंबल को क्या बोला जाएगा, एक्चुअली में साई को क्या बोला जाएगा, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा. और बाद में स्क्रोंजर ने इसे किस कंसेप्ट की फॉर्म में बताया, उन्होंने अपना एक न्यू कंसेप्ट दिया, जो साई होगा एक्चुअली वो एक वेव का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा. तो व्हाट इज साई? साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देन द एम्पलीट्यूड, दिस इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द ट्रफ. ठीक है, दिस एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले सिंपल वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंसेप्ट में, हमने इसको
ए से रिप्रेजेंट किया। बट स्क्रोंजियर ने क्या बोला, ये जो साई होगा एक्चुअली ये वेव का एम्पलीट्यूड होगा अकॉर्डिंग टू स्क्रोंजियर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस पूरे जो इक्वेशन उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताई उसको उन्होंने एक ऑपरेटर से डिजाइन कर दिया। जैसे हम मैथ्स के अंदर प्लस माइनस या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, उन्हें एक मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इक्वेशन को एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर दिया पूरी इक्वेशन को, दैट इज एच कैप। दैट एच कैप इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ठीक है, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल V रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी हियर। ठीक है, फाइन। तो दिस इज द स्क्रोंजियर वेव इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रोंजियर आपको समझ आ गया होगा, उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात डिजाइन करी है कि वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर की फॉर्म में घूम रहे हैं, बट वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सिंबल लिया दैट इज साई। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन एंड दिस वेव फंक्शन हैज थ्री कोऑर्डिनेट्स x, y, z. So when the electron revolve around the nucleus, that revolving in the three directional also x direction, y direction and z direction, and make a differentiation equation psi with respect to x, psi with respect to y and psi with respect to z. And again psi को उन्होंने एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट किया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फाइन, तो आपको इतना पता चला। और पूरी इक्वेशन को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच कैप साई इक्वल टू ई कैप, ई साई हियर। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू अरविंद स्क्रोंजियर दैट साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। फाइन, अगर मैं साई की जगह बात करूं साई स्क्वायर की, तो साई स्क्वायर क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड साई square. And the psi square is also called probability density. It is also called probability amplitude. ठीक है, so psi square actually we can say that the maximum probability of finding the electron near the nucleus, that represent the psi square. Fine. So now if the psi square is 0, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है न्यूक्लियस के अराउंड, then that space, that place is called node. उसे क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमें पता लगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो सिंपली वी कैन से दैट साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अकॉर्डिंग टू अरविंद स्क्रोंजियर। एंड व्हाट इज साई स्क्वायर? साई स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस साई स्क्वायर is also called probability amplitude. If the value of the psi square is large, then probability of finding the electron near the nucleus is also large. This concept explained by the Schrödinger. तो सिंपल सी बात है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, वहां पर उस पोजीशन को बोला जाएगा बेटा नोड, दैट रिप्लेस बाय द वर्ड दैट सिम्बलाइज बाय द वर्ड दैट इज कॉल्ड नोड। फाइन, सो सिंपल सी बात है कि हमने अभी तक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पोजीशन में ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही हमको फाइंड आउट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो वेव फॉर्म में घूमते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, अभी तक हमने बोर्ड्स की थ्योरी देखिए, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। फाइन, हमने सब इस तरह के कंसेप्ट पढ़े। बट जो वेव है ना, वेव जो जब भी वो वेव फॉर्म में घूमते तो उसको स्क्रोंजर ने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट वेव फंक्शन इज कॉल्ड साई, और साई को उसने अपने लैंग्वेज में बोला, अपने कंसेप्ट में बोला दिस हाइट ऑफ द वेव एंड यहाँ पर हाइट ऑफ द वेव, और उन्होंने इसी सिंबल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर होता है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट नियर द न्यूक्लियस, एंड साई स्क्वायर को उसने एक वर्ड और दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी इम्प्लीट्यूड। तो अभी मैंने आपको समझाना है ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोला गया बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला गया इस कंसेप्ट को, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप लोगों ने ऑर्बिट वर्ड पढ़ लिया था, अभी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्बिटल। ठीक है, तो यही जो हमारा वर्ड था ना अभी साई स्क्वायर, इसी को हमने किस कंसेप्ट में लेना है, ऑर्बिटल कंसेप्ट में लेना है। तो बेटा अभी तक आपको ये पता था सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस फिक्स ऑर्बिट में, जिन्हें हम शेल्स बोलते थे, जिन्हें हम KLMN नाम देते थे, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड
रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, दैट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, शेल्स दैट इज n equal to 1 2 3 k l m n, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। बट व्हाट इज ऑर्बिटल, ये वर्ड आने के बाद, ये जो सिंबल आने के बाद, साइज स्क्वायर दैट एक्सप्लेन बाय द स्क्रॉन्जियर। तो साइज स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड यहां पर इलेक्ट्रॉन को मिलने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी एक एटम के अंदर, ठीक है, नॉट ए फिक्स पाथ, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स एटम, इन ए एटम, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो व्हाट इज ऑर्बिटल, आपको पता चल गया होगा। ऑर्बिट होता है एक फिक्स पाथ और ऑर्बिटल होता है द area, the space around the nucleus where the electron probability is maximum, that complete space around the nucleus. It is not a fixed path, it is a space around the nucleus that where the electron finding the probability is maximum, that space is called orbital. Orbit is a fixed path, orbital is the space around the nucleus is called orbital, ठीक है। तो here the probability word, probability density which is called psi square, तो maximum probability around the nucleus and that space is called orbital. This is the basic difference between the orbit and orbital. So write down the difference between orbit and orbital in your fair notebook. So complete this concept of the quantum mechanical model of an atom that explained by the Erwin Schrödinger, and explain this concept with the help of equation. That equation is called Schrödinger wave equation, and complete up the sum of the concept. And so in the next class we will discuss about the topic the quantum numbers. Fine. So आज के लिए इतना ही. Do your work regularly.